हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आज के स्टूडियो लेक्चर में नए चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, न्यूमेरिकल मेथड। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि न्यूमेरिकल मेथड एक्चुअली में है क्या और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड की बात करूं तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल मेथड क्यों यूज करते हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि चैप्टर के नेम से ही आपको समझ आ रहा है ये एक मेथड है। ओके तो मैं आपको बताती हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें या किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें, अगर उसको मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है तो दो मेथड आपके पास होते हैं। फर्स्ट वन इज द एनालिटिकल मेथड एंड सेकंड इज द न्यूमेरिकल मेथड। ओके, यहाँ पर मैंने यही लिखा है, मैथमेटिकल मेथड यूज टू सॉल्व any equations, evaluating integrals, solve differential equation can be classified broadly into two types. First one is the analytical method and second is the numerical method. Analytical method क्या होता है, यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने एक इक्वेशन ले ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके रूट पूछूं तो आप बोलोगे इसके रूट, सपोज कर लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट वन लेट कर लेते हैं अल्फा है, सेकंड लेट कर लेते हैं बीटा है। तो अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से जब आप इसके रूट को फाइंड आउट करते हो तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx कहीं पे लिखा हुआ है और इसका फाइनल रिजल्ट बताइए, बेसिकली आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला लगा दोगे x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड। और मैं आपको बताती हूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास एक अनदर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2y। ओके, आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई वांट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलोगे कि मैम dy को इधर ही रखिए, इधर y ले जाइए और 2 को इधर ही रखिए, dx इधर ले जाइए और फिर क्या करिए, बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा log y इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस सी एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने मुझे क्या बताया, आपने मुझे एक एनालिटिकल मेथड बताया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपने मुझे एक एनालिटिकल मेथड बताया इस इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपने मुझे एनालिटिकल मेथड बताया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसी तरीके से ये जितने भी आपने फॉर्मूलाज, जितने भी क्वेश्चंस कंसिडर करे, लाइक एक क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसिडर करा, एक इंटीग्रल का कंसिडर करा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कंसिडर करा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। और इस चैप्टर में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे, यही चीज सीखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हो इन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे तो आपको करना क्या है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो ये ऑलरेडी आपको आता है, मगर आपका न्यूमेरिकल मेथड फिर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रीजन ये है। उसके रीजन मैं आपको बताती हूँ। न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के टर्म में आंसर को नहीं पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, एल्गोरिदम को यूज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल मेथड है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत ही वाइड रेंज में। जैसे कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब आपके माइंड में इसके रूट बड़ी आसानी से क्लिक कर जाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ठीक है, एक मैं क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर कर लेती हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी कुछ ना कुछ सोच लोगे, आगे पीछे करके कुछ x की वैल्यू को एडजस्ट करके आप इसके भी 3 रूट्स को फाइंड आउट कर दोगे। मगर जैसे जैसे ये इसकी पावर बढ़ती जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पर x टू द पावर 4 की कोई इक्वेशन आपको दे दूं, x टू द पावर 5 की कोई इक्वेशन आपको दे दूं, x टू
द पावर 6 की इक्वेशन आपको दे दूं तो इस पर्टिकुलर केस में एनालिटिकल मेथड जो है वो आपका फेल कर जाता है। फिर आप एनालिटिकल मेथड से इजीली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तब वहां पर काम आता है आपका न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड की जो वर्किंग रेंज है वो बहुत वाइड है। आप यहां पर क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक तक तो एनालिटिकल मेथड का यूज कर सकते हो, आप अपने आंसर को अचीव कर सकते हो इजीली। बट जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पॉलिनोमियल में आपकी पावर बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका क्वेश्चन टफ होता चला जाता है अगर आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से कर सकते हो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ओके, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 को अगर आपको सॉल्व करना है तो एनालिटिकल मेथड आपको कोई भी आइडिया नहीं देता है, तब हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल मेथड। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर एनालिटिकल मेथड एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी हम क्यों न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हैं। और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि न्यूमेरिकल मेथड एक्चुअली में करता क्या है। तो यहां पर मैं बता दूं, न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे कि एनालिटिकल मेथड की हेल्प से आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा, इसी तरीके से न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है। तो ये आपको पता चल गया। इसी के साथ साथ हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को। यानी अगर किसी एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की मैं बात कर रही हूं तो बेसिकली आप क्या फाइंड करना चाहोगे? आप रूट्स फाइंड आउट करना चाहोगे। तो एनालिटिकल मेथड से तो आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल मेथड से भी आप यहां पर क्या फाइंड आउट करोगे? रूट्स को फाइंड आउट करना सीखोगे। और यहां पर रूट को फाइंड आउट करने के लिए कई सारे मेथड्स पढ़ते हैं, उसमें से एक मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 70% क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से उसी मेथड पर बेस्ड मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, तो गेट में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो न्यूटन रैप्सन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहां पर आपको वो भी मेथड सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ और भी मेथड है जिससे गेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बट वो मेथड एग्जिस्टेंस में है, आपको आने चाहिए। क्वेश्चन कई बार उससे भी आ जाते हैं। ओके, तो ये आपको ओवरऑल पता चल गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कुछ इंटीग्रेशन भी आप परफॉर्म करोगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। तो कई सारे मेथड्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको पता चल गया। ओके, एक बार मैं फिर से इनिशियली आपको लेके चलती हूँ। न्यूमेरिकल मेथड मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लाइक इक्वेशन का मतलब किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर दो मेथड थे आपके, एनालिटिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड। अब आपने देखा कि एनालिटिकल मेथड कहाँ कहाँ पर फेल कर जाता है। जहां पर एनालिटिकल मेथड फेल कर जाता है वहां पर न्यूमेरिकल मेथड आपका काम आ जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड की जो वर्किंग रेंज है मैंने बताया वो बहुत ज्यादा आपकी वाइड है। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर ये कुछ मेथड्स, ये कुछ आपका यहाँ पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट उससे भी पहले रुक जाइए, एक छोटा सा पॉइंट मिस हुआ है मेरे से। यहां पर मैंने लिखा है एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। आपको पता है एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? चलिए आइए सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट हमारी इक्वेशन है एल्जेब्रिक। ओके, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? यहां पर देखिएगा, इफ f of x is the function, okay, if f of x is the function, then f of x is equal to 0 is the algebraic इक्वेशन। ओके, एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, x³ + 3x + 1 = 0। ये आपकी इक्वेशन क्या है? ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल दिएगा, अगर आपको दिया हुआ है x⁴/2 + x + 1 = 0, ये भी आपकी क्या एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन देखिएगा, थर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं 3x⁴ + 2x³ + x² - 1 = 0। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन तो समझ आ गई। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं उसको मैं आपको बताती हूँ, उसे देखिएगा। तो हमारी सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी? सेकंड हेडिंग हमारी हो जाएगी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है जरा ध्यान से देखिएगा। इफ f of x is the function, ओके, ये तो आपको पता ही है, f of x is the function। अगर f of x को एक फंक्शन है तो इसको हम लोग इक्वेशन कब बोलेंगे?
जब ये इक्वल टू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड दी ट्रांसेंडेंटल, यहाँ पर मैंने ट्रांसेंडेंटल पूरा लिख देते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि एल्जेब्रिक इक्वेशन में और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, एक चीज यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखवाती हूँ, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आपका क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, e टू द पावर x एग्जिस्ट करेगा, साइन x अगर इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉस x इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, e टू द पावर x एग्जिस्ट कर रहा है, tan x एग्जिस्ट कर रहा है, log x एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये फंक्शन आपकी इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। अगर ये फंक्शन आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, जैसे कि यहां पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3 e टू द पावर x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, ये क्या एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है? नहीं, ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। जिसी तरीके से अगर मैं सेकंड आपको एग्जांपल दूं, यहां पर साइन एक्स, ओके, साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 0, ये भी एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या ऐसे कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी क्या कहलाती हैं, ये इक्वेशन आपकी कहलाती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो आपको समझ आ गया होगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से टॉपिक को और कवर करते हैं, दैट इज एरर इन न्यूमेरिकल मेथड। ओके, एरर इन न्यूमेरिकल मेथड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने न्यूमेरिकल मेथड का एडवांटेज देखा कि इसकी वर्किंग रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, 5 को भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। बट इसके साथ साथ इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो, जब आप सेवरल स्टेप्स को परफॉर्म करते हो, तो उसके साथ साथ एरर भी जनरेट होती है ऑफ सेवरल डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन तो करनी होती है बट इसके साथ साथ हमें एरर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं एरर की बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एरर, फर्स्ट वन इज द राउंड ऑफ एरर एंड सेकंड इज द ट्रंकेशन एरर। दोनों एरर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं राउंड ऑफ एरर को। इट अकर ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इनसाइड द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, कभी आपने पाई की वैल्यू को देखा है, पाई की वैल्यू वैसे तो हम लोग 3.14 यूज कर लेते हैं, फिर आप कैलकुलेटर में चेक करिएगा वैल्यू ऑफ पाई तो आपको मिलेगी 3.14 अप टू 10 डिजिट तक। अप टू 10 डिजिट तक क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने कैलकुलेटर में 10 डिजिट तक की ही कैलकुलेशन को फीड कर रखा है। जबकि एक्चुअल में अगर आप पाई की वैल्यू देखोगे, आप गूगल करिएगा वैल्यू ऑफ पाई, तो आपको दिखेगा कि 10 डिजिट से भी ज्यादा आगे आपको नंबर्स मिलते चले जाएंगे पाई की वैल्यू में। तो जब आपने कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू निकाली तो उसने पूरी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दी, कुछ ना कुछ एरर जनरेट करी, क्योंकि आपके पास क्या था, आपके पास लिमिटेड स्टोरेज स्पेस था आपके कैलकुलेटर में, अप टू 10 डिजिट तक ही आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकता था। तो वहां पर आपने क्या एरर जनरेट करी, वहां पर आपने राउंड ऑफ एरर को जनरेट करा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1/3 की, ओके, 1/3 की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलता है 0.33333, इस तरीके से आपका 0.3333 आपको मिलता चला जाता है। अगर 1.6 की मैं बात करूं तो यहां पर आपको मिलता है 0.66666, इस तरीके से 66 आपको मिलता चला जाता है। तो आप इसे राउंड ऑफ करते हो और जब आप कैलकुलेटर में देखते हो तो जितना स्टोरेज स्पेस आपके पास होता है, जितने नंबर्स ऑफ लिमिट आप लगाते हो, उसी लिमिट के हिसाब से एरर जनरेट होती है और उस हिसाब से आपको आंसर मिलता है। तो वो सारी की सारी एरर आपकी कहलाती हैं राउंड ऑफ एरर। आपको समझ आ गया होगा कि राउंड ऑफ एरर आपकी क्या होती है। ट्रंकेशन एरर क्या होती है, जैसे कि मैं कुछ एक्सपेंशन की बात करूं, सीरीज एक्सपेंशन की, तो प्रीवियसली भी मैं सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर आपसे बात कर चुकी हूं। लाइक अगर आपको e टू द पावर x का एक्सपेंशन करना हो, ओके, आपको साइन x का एक्सपेंशन करना हो, कॉस x का एक्सपेंशन करना हो, लॉग x का एक्सपेंशन करना हो, जब भी कभी आप एक्सपेंशन करते हो टेलर सीरीज का यूज करके, जैसे कि मैं बात करूं आप एक्सपेंशन करते हो तो लास्ट के कुछ टर्म्स आप छोड़ देते हो, क्योंकि अगर आप टेलर सीरीज की हेल्प से ये सारे के सारे फंक्शन का एक्सपेंशन परफॉर्म करते हो तो इनफाइनाइट तक आप इसे एक्सपेंड करते हो। बट जब आप अपना रिजल्ट फाइनल जनरेट करते हो तो आप कुछ ना कुछ टर्म्स लास्ट के छोड़ देते हो, तो वहां पर जो एरर जनरेट होती है उस एरर को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। ओके, तो यहां पर मैंने यही चीज लिखी है, इट अकर ड्यू टू यूसेज ऑफ फिक्स्ड और लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज टू अप्रोक्सीमेट सर्टेन फंक्शन। ओके, तो यहां पर आपको समझ आ रहा होगा
होगा कि राउंड ऑफ एरर एंड ट्रंकेशन एरर में क्या डिफरेंस होता है। तो आगे मैं इसके ऊपर और बात करूंगी। यहाँ पर मैं एरर का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। देयर आर टू वैल्यूज, फर्स्ट वन इज द एग्जैक्ट वैल्यू एंड सेकंड इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो एरर आपका क्या हो जाएगा, एरर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, जब आप एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके, जब आप एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा इनका वो आपको क्या देगा, वो आपको एरर देगा। इसी तरीके से अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसे देखिएगा। एब्सोल्यूट एरर आपका होता है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, ये आपका होता है, यहां पर मॉड साइन लगाइए, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट। ओके, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, और यहां पर भी आप मॉड का साइन लगा दिए, ये आपका कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। इसी तरीके से आपकी एक नेक्स्ट एरर होती है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ओके, अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूं तो ये आपका होता है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट। ओके, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट अपॉन एग्जैक्ट। तो यहां पर मैं लिख देती हूं एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट एरर, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट एरर अपॉन एग्जैक्ट एरर। तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव एरर। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए होगा, अगर आपको यही चीज परसेंटेज में रिलेटिव एरर चाहिए तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू है इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको रिलेटिव एरर किस में मिल जाएगी, इन परसेंटेज मिल जाएगी। तो आप राउंड ऑफ एरर को नोट डाउन करिए, ट्रंकेशन एरर को नोट डाउन करिए और ये एरर का फॉर्मूला नोट डाउन करिए। आगे जाके मैं इसके ऊपर वापस से चर्चा करने वाली हूँ। आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के बाद मैं लीनियर अलजेब्रा में भी आपसे कर चुकी हूँ, दिखाती हूँ मैं इक्वेशन को। अगर लिखा है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाता है a1n xn। ओके, दैट विल बी इक्वल टू b1। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, ये हो जाएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा a2n xn इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, b2। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन आप कितनी कंसिडर कर लोगे, am1 x1, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन m कंसिडर कर ली, ये हो जाएगा am2 x2 प्लस am3 x3, और ये अब कहाँ तक जाएगा, यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं amn xn, दैट विल बी इक्वल टू bm। ओके, जब आप यहाँ पर ये सारी इक्वेशंस को देखते हो तो अगर b1 b2 b3 डैश 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 bm आप जीरो कर दोगे तो ये इक्वेशन आपके कहलाएंगी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, अगर b1 b2 b3 डैश 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 इन सब के कुछ वैल्यूज है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax इज इक्वल टू b। लीनियर अलजेब्रा में मैं ये सारी चीजों को आपको सिखा चुकी हूँ, और यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है there are number of method to solve the above system of linear equation. First method is the matrix inversion method, second is the Cramer rule, third is the Crowds and Doolittle method, fourth is the Gauss elimination method, fifth is the Gauss-Jordan method, sixth is the Gauss-Seidel iterative method and seven is the Jacobi iterative method. अगर आप सेमेस्टर में हो, आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके कोर्स में है, तब तो ये मेथड्स आप इंडिविजुअल पढ़ते हो, अदरवाइज गेट के सिलेबस में ये मेथड्स आपके यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन का ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोगों को लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करना है। तो कभी भी आपको ये इक्वेशंस दिखती हैं आप वही मेथड लगा के सॉल्व करो, यहाँ पर ये मेथड्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है गेट का, वो आपका सब्जेक्टिव नहीं है। वहां पर आपको अगर ये मेथड लिख के दे देता है तो ये मेथड की हेल्प से भी आपको आंसर सेम मिलेगा, और जो आप प्रीवियसली मेथड पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो भी आपको आंसर सेम देगा। तो आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से है, तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपके गेट में नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहां पर पूछा जाता है कि क्राउड मेथड, ओके, क्राउड मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, इन तीन मेथड में से कौन सा मेथड आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है। तो एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में आपको ऑप्शन में कई सारे मेथड लिख के भेज देता है और पूछता है इसमें से कौन सा मेथड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देगा या इसमें से कौन सा मेथड एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ये तीनों मेथड आपके कौन सा सॉल्यूशन देते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, या हम कह सकते हैं ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट के जो दो मेथड हैं, गॉस सेडल मेथड एंड जैकोबी इटरेटिव मेथड, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं।
ये आपकी क्या देते हैं, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है और कौन सा मेथड आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेकंड मेथड को, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। ओके, तभी मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे, अब सेम इक्वेशंस को हम लोग न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी 4 मेथड्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इक्वेशन अगर आपको दिखती है तो प्रीवियस मेथड से आप सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, यानी हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा जरा, थोड़ी सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको थ्योरी पार्ट लिखवाती हूँ। लेट अस कंसिडर एन ordinary differential equation of first order and first degree। ओके, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। सपोज कर लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी के साथ साथ हम लोग इसकी इनिशियल कंडीशन भी कंसिडर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखिएगा विद इनिशियल वैल्यू y of x नॉट, ओके, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। मतलब क्या है, यहाँ पर x नॉट पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो आपको y नॉट मिल रही है। आगे चलते हैं, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो फंक्शन है अगर उसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूँ, सपोज कर लीजिए ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, और यहाँ पर कोई फंक्शन f ऑफ x कॉमा y का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ x की वैल्यूज मिलेंगी, सपोज कर लीजिए यहाँ पर x नॉट मिल रही है, फिर आगे भी जाके आपको x की डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाली हैं। यहाँ पर x की वैल्यू होगी, इसी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, आपको फंक्शन की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, इसी x के करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगी। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये x नॉट है, x1 है, x2 है, x3 है, ये x4 है, ये x5 है, इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। और सपोज कर लीजिए आपका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, x नॉट से xn तक है। ओके, आपने यहाँ पर इंटरवल क्या ले लिया, आपने यहाँ इंटरवल ले लिया x नॉट से लेकर xn तक। तो x नॉट से लेकर xn तक जो आपके सब इंटरवल्स मिल रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं x नॉट से लेकर xn के बीच में जो x1 कंसिडर कर रहे हो, x2, x3, x4, x5, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोडल्स पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेयर x1, x2, x3, इसी तरीके से ये आगे वैल्यूज चलती चली जाएगी। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोडल पॉइंट्स। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट्स बोलते हैं। इसको आप ग्रिड पॉइंट के नाम से भी जानते हो, इसे हम लोग ग्रिड पॉइंट्स भी बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग मेश पॉइंट्स भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा यही आपके कहलाते हैं मेश पॉइंट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ग्रिड पॉइंट्स भी बोलते हैं, और मेश पॉइंट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इसी टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। ओके, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो विद इनिशियल वैल्यूज, जैसे कि यहां पर आपको क्या दे देगा, dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स आपको दे देगा, और आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू किसी भी x1 पर, x2 पर, x3 पर, यानी डिफरेंट x के करस्पॉन्डिंग आपसे यहां पर इसकी वैल्यू पूछी जाती है। ओके, आपके x1 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू पूछेगा, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू पूछेगा, और आपको इनिशियल वैल्यूज गिवन होंगी कि x नॉट पर आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। तो x नॉट के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर
इजिली विजिबल होगा कि एक्स नॉट इतने पर आपको वाई नॉट कितना मिल रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वहां पर x1 x2 x3 आप जनरेट कर लोगे अपने हिसाब से। ओके, आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इक्वी स्पेस्ड वैल्यू एंड स्टेप साइज। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं इसको यूज करने वाली हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वी स्पेस्ड का क्या मतलब है? इक्वल स्पेस। ओके, अगर मैं किसी वैल्यू को बोल रही हूं कि ये इक्वी स्पेस्ड है, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पर दिया है 2 4 6 8 ओके 10, अब जब आप यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहां पर अगर आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। यहां पर लेके देखिए जरा डिफरेंस, 8 माइनस 6 2 मिलेगा, 10 माइनस 8 आपको कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये वैल्यूज जो है वो क्या है? इक्वी स्पेस्ड है, यानी हर दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सेम मिल रहा है। ओके तो इसी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं इक्वी स्पेस। तो यहां पर डेफिनेशन में मैंने यही चीज मेंशन करी है। इफ दी यहां पर देखिएगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू इज सेम देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर कॉल्ड एज इक्वी स्पेस्ड वैल्यू। ओके, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वी स्पेस्ड वैल्यू बोलेंगे। अब स्टेप साइज क्या होता है? इफ द डिफरेंस इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर एच, अगर उस डिफरेंस को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करें देन इट्स कॉल्ड स्टेप साइज। इसी स्टेप साइज का एक और नाम है स्टेप लेंथ, और इसी को ही हम लोग स्टेप टाइम भी बोलते हैं। तो यहां पर जरा देखिएगा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच। ओके, अब यहां पर अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है, h इज द स्टेप साइज। ओके, तो यहां पर अगर आप x1 पुट करोगे, यहां पर मैं लिख देती हूं वेयर i इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से आपकी i की वैल्यू वेरी करेगी, और i की वैल्यू वेरी करने के साथ साथ आपके h की वैल्यू भी वेरी करेगी। जैसे i इज इक्वल टू अगर मैं 1 कंसिडर कर लूं तो ये आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। ओके, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो यहां से जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी? x1 माइनस एक्स नॉट। अब अगर आप यहां पर कुछ वैल्यूज को कंसिडर करोगे, लाइक एक्स नॉट हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, इस तरीके से, तो आप देख सकते हो x नॉट और x1 आपका क्या है? x नॉट और x1 आपके दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू हैं, और x1 माइनस एक्स नॉट का क्या मतलब है? दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस। और यहां पर देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू इज सेम देन इट इज कॉल्ड एज इक्वी स्पेस्ड वैल्यू, और उसको अगर आप h से रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज। तो यहां पर आप देख सकते हो x1 माइनस एक्स नॉट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टेप साइज बोल रहे हैं। इसी चीज को यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पर एक फॉर्मूला यहां पर आपको दे दिया है स्टेप साइज निकालने का, एक अनदर फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसे देखिएगा। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। देखिए यहां पर अगर आपने 1 पुट करा, आई की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी, तो 1 से 1 कम यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ओके, 1 से 1 कम यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप एक और बना सकते हो फॉर्मूला, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू, ओके, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर लिख सकते हैं एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1, एक कम। ओके, एक्स आई माइनस 1 प्लस एच। अब आप जब यहां पर आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आप देख सकते हो आपको क्या मिलने वाला है। जैसे ही आप आई की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो यहां पर कितना मिल जाएगा? जैसे ही आप आई की वैल्यू को 1 पुट करोगे, यहां पर x1 हो जाएगा, यहां पर 1 माइनस 1 एक्स नॉट हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वापस से आप यही फॉर्मूला गेन कर लोगे, यही वैल्यू को गेन कर लोगे। h इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट ही आने वाला है। तो चाहे आप इसको अप्लाई करके स्टेप साइज निकालिए, चाहे आप इसको अप्लाई करके स्टेप साइज निकालिए, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सेम होने वाला है। ओके, तो ये आपका इक्वी स्पेस्ड हो गया और एंड स्टेप साइज हो गया। अब यहां पर हम लोग करने क्या जा रहे हैं? जो भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसको क्या करेंगे? उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला इसके कई सारे मेथड हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मेथड नंबर 1, टेलर सीरीज। यानी विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। किसका? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं टेलर सीरीज की बात करूं, जरा यहां पर मैं कुछ थोड़ी सी थ्योरी आपके लिए लिख देती हूं। कंसिडर एन इनिशियल वैल्यू
प्रॉब्लम, जैसे मैं लिख रही हूँ एज इट इज आप भी लिखते चलिए मेरे साथ, कंसिडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री differential equation dy by dx is equal to f of x comma y, or we can say that function of x comma y. this is your first equation. okay, अब यहाँ पर मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिडर करी है, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं इसका कुछ सॉल्यूशन आएगा, और उस सॉल्यूशन की वैल्यू यानी y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट विल बी इक्वल टू y नॉट. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ, लेट y of x is the exact solution for the given differential equation, then the Taylor expansion of y of x. okay, then the Taylor expansion of y of x about x is equal to x नॉट. ओके, अगर हम ये मान लें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ये y ऑफ x है, तो ये y ऑफ x का जब आप टेलर एक्सपेंशन करोगे अबाउट x इज इक्वल टू x नॉट, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिएगा जरा, y ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा y एट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. इसी तरीके से ये सीरीज आपकी आगे चलती जाएगी, फिर आपको क्या टर्म मिलेगा, फिर आपको मिलेगा x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. फिर आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल y टू द पावर, यानी ये n प्लस 1 डेरिवेटिव मिलेगा एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. और इसी तरीके से ये सीरीज आपकी कहाँ तक जाने वाली है, इनफाइनाइट तक. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टेलर सीरीज एक्सपेंशन. ओके, ये आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया किसका, y ऑफ x का. अब अगर यहीं पर मैं लेट कर लूँ या कंसिडर कर लूँ, कंसिडर x इज इक्वल टू x1. ओके, x इज इक्वल टू x1 पर मैं कंसिडर कर लेती हूँ, जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ये आपको मिल रहा है y ऑफ x1. तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y ऑफ x1 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y एट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, x1 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नॉट. ओके, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ये आपका हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. यहाँ पर आपका क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इसी तरीके से ये आपको nth टर्म मिल रहा था x1 माइनस एक्स नॉट टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f टू द पावर n एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इसके जस्ट आगे क्या होगा, x1 माइनस एक्स नॉट टू द पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या मिल जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल f टू द पावर n प्लस 1 एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से ये एक्सपेंशन आपका कहाँ तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है. अब जरा आप इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करिए, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्टेप साइज. अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि स्टेप साइज की मैं बात करूं, ओके, तो स्टेप साइज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, s से रिप्रेजेंट कर रहे थे. इसका फॉर्मूला क्या था, xi इज इक्वल टू xi माइनस 1 प्लस h. अगर आप यहाँ पर x1 ले रहे हो तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h हो जाएगा, और यहां से h की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, x1 माइनस एक्स नॉट. अब आप देख सकते हो x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, तो जहां पर x1 माइनस एक्स नॉट है वहां पर मैं क्या पुट करने वाली हूँ, h पुट करने वाली हूँ. तो ये आपको मिल जाएगा y ऑफ x1 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा y एक्स नॉट प्लस h y डैश एक्स नॉट प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश
एक्स नॉट प्लस इसी तरीके से h टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा y टू द पावर n एक्स नॉट प्लस h टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल y टू द पावर n प्लस वन एक्स नॉट, और ये आपकी सीरीज चलती चली जाएगी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग इसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बोल रहे हैं? क्योंकि आपने सारे के सारे टर्म कंसिडर करे हैं अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, अप टू इनफाइनाइट तक अगर आप टेलर सीरीज में सारे के सारे टर्म कंसिडर कर रहे हो, यहां से लेकर आपने इनफाइनाइट तक सारे टर्म को कंसिडर करा है, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करो टिल h टू द पावर n तक, ओके, तो यहां पर देखिएगा जरा, इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ टेलर एक्सपेंशन, okay, if we consider the value of Taylor's expansion till h to the power n, then we get कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा। देन वी गेट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग को अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को मैं y1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y ऑफ एक्स नॉट प्लस यहाँ पर क्या होगा h y डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश एक्स नॉट, और ये सीरीज आपकी कहाँ तक जाने वाली है, अब सिर्फ और सिर्फ जाएगी h टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल y n नॉट एफ एन y n एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो आपने क्या करा यहाँ पर इसके बाद के जितने भी टर्म्स थे सारे के सारे टर्म्स क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया, और ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया। तो आप दोनों में देख सकते हो दोनों सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं, जो आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करा है तो आपने क्या जनरेट कर दिया, आपने एरर को जनरेट कर दिया। अब इस केस में अगर आपको एरर को फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे निकालोगे, एरर का जो फॉर्मूला था वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। एरर क्या होता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो आया है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको मिली है माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपको मिली है। तो जैसे ही आप डिफरेंस लोगे तो आप ये पता लगा सकते हो कि इस अप्रोक्सीमेशन में आपने कितना एरर डेवलप करा है। ओके, तो यहां पर देखिएगा जरा, अगर मैं एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो आप फॉर्मूला जानते हो, एरर आपका क्या होता है, एरर आपका होता है एग्जैक्ट वैल्यू जो आपने निकाली है, जो आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है उसको कंसीडर करिए, उसके बाद जो आपने अप्रोक्सीमेशन करा है तो आपको अप्रोक्सीमेशन करने के बाद कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिली होगी, तो इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आप एग्जैक्ट वैल्यू से माइनस कर दीजिए। जैसे आप डिफरेंस लोगे तो कितना अप्रोक्सीमेशन में एरर डेवलप हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहां पर अगर मैं कंसीडर कर लूं लेट y ऑफ x1 इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड y1 is the approximate value, okay, y1 is the approximate value of the differential equation, then the error will be equal to y of x1 minus y1। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जरा चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन रखा है, ईच एंड एवरी टर्म आपने यहाँ पर देख सकते हैं, आपने कंसिडर करा है। ये आपका क्या रखा हुआ है, ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन रखा हुआ है। यहाँ पर टिल 10 टू द पावर h टू द पावर n तक आपने टर्म्स को कंसिडर करा है, उसके बाद सारा का सारा नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जब आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू से माइनस करोगे तो देखिए इनिशियल जो h टू द पावर n तक के टर्म है वो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये वाले टर्म बच जाएंगे, h टू द पावर n प्लस 1, इसके आगे h टू द पावर n प्लस 2, इसके आगे h टू द पावर n प्लस 3, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर जब आप यहां पर एरर लिखोगे तो आपकी जो एरर है वो किसके बराबर आ जाएगी, एरर आपके बराबर आ जाएगी। देखिए इसको मैं इससे माइनस करने के बाद फाइनल रिजल्ट लिख रही हूं, ये आपको मिल जाएगा h टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल
n+1 फैक्टोरियल y n+1 डेरिवेटिव x नॉट। ओके, फिर नेक्स्ट आपको टर्म कौन सा मिलेगा, n+2 अपॉन, यहां पर आपको मिल जाएगा n+2 फैक्टोरियल, और ये आपका हो जाएगा y n+2 एट x इज इक्वल टू x नॉट, और इसी तरीके से ये सीरीज आपकी चलने वाली है। तो यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म आपको मिला है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। ओके, ये आपको क्या मिल गया है, ये आपको यहां पर एरर निकालने के बाद ये आपने क्या निकाला है, ये आपने एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन निकाला है कि एग्जैक्ट वैल्यू, और आपने जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करी तो आपने कितनी एरर जनरेट करी, वो आपने एरर फाइंड आउट कर लिया। अब इस एरर में जो ये फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रहा है, ये एरर का क्या है, ये एरर का फर्स्ट टर्म है। इस फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। तो आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर मैं लिखने जा रही हूं ट्रंकेशन एरर ऑफ टेलर सीरीज ऑफ ऑर्डर n। यहां पर देखिएगा जरा, जो आपने एरर निकाली है उसको मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देती हूं, एक बार फिर से लिख देती हूं। ये आपको बेसिकली मिली है h⁻n+1 अपॉन, ये कितना रखा हुआ है, n+1 फैक्टोरियल। ओके, n+1 फैक्टोरियल y n+1 x नॉट। इसके जस्ट बगल में, मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, n+2 अपॉन n+2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n+2 एट x इज इक्वल टू x नॉट, और ये आपका आगे चलता चला जाएगा। तो यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है, इस टर्म को मैं बोल रही हूं दिस फर्स्ट टर्म, जरा ध्यान से देखिएगा और इस चीज को लिखिएगा भी, दिस फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज ट्रंकेशन एरर। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रंकेशन एरर ऑफ टेलर सीरीज। ओके, ट्रंकेशन एरर ऑफ टेलर सीरीज, एंड इट इज डिफाइंड एज, जरा ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज टीई। ओके, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और इसमें जब आप ट्रंकेशन एरर को लिखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, h⁻n+1 अपॉन, यहां पर क्या मिलेगा, n+1 फैक्टोरियल, और ये आपका हो जाएगा y n+1, और यहां पर हम लोग रख देंगे जीटा। ओके, तो ये जनरल आपको ट्रंकेशन एरर मिल गया, जहां पर ये जो जीटा मैंने कंसिडर करा है, ये वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, x0 से लेकर x1। ओके, x0 से लेकर x1 ये आपका यहां पर वेरी करेगा। तो ये आपको मिल गई ट्रंकेशन एरर इन टेलर सीरीज। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने टेलर सीरीज में ट्रंकेशन एरर को फाइंड आउट करा है, इसी तरीके से जब हम लोग आगे मेथड्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लाइक आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड, रंगे-कुट्टा मेथड, तो यहां पर भी हम लोग ट्रंकेशन एरर की बात करने वाले हैं। ये जो ट्रंकेशन एरर हमने डेवलप करी है, ये किसके लिए है, ये टेलर सीरीज के लिए है। ओके, तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूं कि इससे आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे, उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, ये आपको गिवन है, बोल रहा है विद आपको इनिशियल कंडीशन दी है y at x is equal to 0 is equal to 1, यानी आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये दी हुई है, इनिशियल वैल्यू उसने कंसिडर कर दी है यहाँ पर, और बोल रहा है at x is equal to 0.1 पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़िए, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद y at x is equal to 0 is equal to 1 at x is equal to 0.1 पर आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बोल रहा है बाय यूजिंग, क्या यूज करना है आपको, बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर
ऑफ ऑर्डर 4, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ फोर्थ ऑर्डर तक टेलर सीरीज को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेलर सीरीज लिख देती हूँ। फोर्थ ऑर्डर तक का मतलब क्या है, ये जो आपकी टेलर सीरीज आई है, ये जो आपकी यहाँ पर टेलर सीरीज आई है, एक बार पीछे चलते हैं, आपका ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकंड ऑर्डर हो गया, इसके बाद थर्ड ऑर्डर, उसके बाद फोर्थ ऑर्डर तक ही आपको कंसिडर करना है, उसके बाद क्या करना है, सब नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू वाई एक्स नॉट प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच वाई डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वाई डबल डैश एक्स नॉट प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय, ये 2 फैक्टोरियल है, ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वाई, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स नॉट प्लस एच टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y, ये आपका क्या हो जाएगा, x नॉट। तो यहाँ पर सिर्फ फोर्थ ऑर्डर तक आपको टेलर सीरीज को कंसिडर करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, पहले आप उसे देखिएगा। ये वैल्यू आपको दी हुई है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना, ये इनिशियली आपको जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए, थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो सारे के सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, बट आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो देखिएगा ये इनिशियल का मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर आपको जो वाई नॉट की वैल्यू दे रहा है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर y ऑफ x नॉट किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। ओके, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखो y डैश ऑफ x नॉट किसके बराबर है, y डैश ऑफ x नॉट यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो किसके बराबर है, ये आपका बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ओके, अब अभी आपने यहाँ पर y ऑफ x निकाला है, अभी आपने x नॉट की वैल्यू को पुट नहीं करा है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये दिया हुआ है। अब x नॉट किसके बराबर है, x नॉट आप देख सकते हो यहाँ पर x नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। ओके, x नॉट की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, और इसी के करस्पॉन्डिंग जब आपने y नॉट की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आ गई थी, वो आपकी 1 आ गई थी। देखिए x नॉट की वैल्यू 0 है, जब आपने यहाँ पर 0 पुट करा तभी तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपको y नॉट की वैल्यू मिल गई ना, 1। तो यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव एट x नॉट। तो जब आप x नॉट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे तो x नॉट यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और y नॉट कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, जो कि आपको 1 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से अब हमें क्या चाहिए होगा, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी पता है, इसको जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई dx। ओके, 2y dy बाई dx। अब इसकी वैल्यू आपको किस पे चाहिए, उसी x नॉट पर चाहिए, तो उसी x नॉट पर आप निकाल लीजिए। तो x आपका कितना है, 0 हो जाएगा, प्लस 2 आप एज इट इज रखिए। y नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अब आप यहाँ पर निकाल चुके हो। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर कितनी आई थी, 1 आई थी, तो 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बेसिकली आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी पता चल गया एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, और सेकंड डेरिवेटिव भी पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए थर्ड डेरिवेटिव। तो ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट आप डबल डेरिवेटिव निकाल चुके हो, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आपका एज इट इज रहेगा। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो y और dy बाई dx रखा हुआ है। ओके, तो बेसिकली ये रखा क्या है, ये आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर देखिएगा जरा, ये आपका दिया हुआ है y डैश। ओके, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y एज इट इज रहेगा और y डैश क्या बन जाएगा, y डबल डैश बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपका 2 फंक्शन हो गए ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन आपका फिर से y डैश हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेगा y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर। अब आपको पता है y नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, पुट कर दीजिए। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर निकाली, कितनी आई है, 2 आई है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, 1 निकाल चुके हो, तो 1 स्क्वायर कर दीजिए। तो ये बेसिकली आपको कितना मिल जाएगा, 2 + 1 इट मीन्स आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख सकते हो 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और 3 आप और रख दोगे, क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व करा y dy बाई dx, देखिए y dy बाई dx की अलग से आपने जब कैलकुलेशन करी और x नॉट y नॉट पे वैल्यू निकाली तो 3 आई।
ये आपने कैलकुलेशन पूरी के पूरी अलग से कर ली है, रफ कैलकुलेशन। तो आपने यहाँ पर जो ये 2 था, यहाँ पर ये जो 2 था, ये आपने एज इट इज यहाँ पर रख दिया। ओके, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को तो 2 ही तो मिलेगा। फिर 2 आपने यहाँ पर जो था वो एज इट इज रख दिया। फिर y dy बाई dx को आपने डिफ्रेंशिएट करा और x नॉट y नॉट पे जो वैल्यू देखी वो आपकी 3 आ गई, वो आपने यहाँ पर रख दी। तो यहाँ पर आपको थर्ड डेरिवेटिव भी मिल गया x नॉट पर। ये आपने डायरेक्टली किस पे निकाल लिया, x नॉट पे निकाल लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 2 यानी आपको मिलेगा 8। ओके, ये आपको 8 मिल गया। इसी तरीके से अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। तो देखिएगा जरा, यहां पर जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये कैलकुलेशन हमारी कौन सी है, ये y ट्रिपल डैश की कैलकुलेशन। ओके, ये y ट्रिपल डैश की कैलकुलेशन है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, आपको जो y ट्रिपल डैश मिला है, तो पहले तो 2 मिल गया कांस्टेंट, प्लस 2 एज इट इज रहा। फिर जब आपने इसको जब आपने डिफरेंशिएट करा तो ये आपको मिला है y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो आपको मिला है इसको क्या करोगे आप, 4 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 4 इज इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2 आपका एज इट इज रहेगा। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस y ट्रिपल डैश, और ये किसके बराबर हो जाएगा, y डैश के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये डबल डेरिवेटिव रखा है, इसको एक बार और आप डिफरेंशिएट करोगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज। ओके, यहाँ पर देखिएगा जरा, सेकंड फंक्शन, एक सेकंड, फिर आपका सेकंड फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, प्लस करिए, फिर ये हो जाएगा 2y डैश, और y डैश का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब आप सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पर पुट करिए। देखिएगा जरा, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ y फोर्थ डेरिवेटिव। अब मैं x नॉट पर वैल्यू निकालने जा रही हूँ, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, जो 2 है वो 2 मैं एज इट इज रख देती हूँ। अंदर सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ये है y और y ट्रिपल डैश। ओके, y और y ट्रिपल डैश, तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं y नॉट की वैल्यू 1 है, और ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है, 8 है। पुट कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। फिर जरा देखिए यहाँ पर डबल डैश और वाई डैश। ओके, तो डबल डैश की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2 निकाली, तो 2 रख दीजिए, और वाई डैश की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 1 निकाली, तो 1 रख दीजिए। फिर से प्लस करिए, अब क्या बचा, अब बचा 2 वाई डैश वाई डबल डैश, तो यहाँ पर 2 ऐसे ही रखिए, वाई डैश की वैल्यू 1 है और वाई डबल डैश की वैल्यू 2 है। तो जब आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, तो वो कितना आ जाएगा, वो देखेंगे यहाँ पर आपका रखा हुआ 8, यहाँ पर रखा है 2, कितना हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया। ये 2 2 जा 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 10 प्लस आपका 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 14 2 जा 28। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव सब फाइंड आउट कर चुके हो। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, यहां पर y ऑफ x एज इट इज रखिए, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो तो यहाँ पर रख देते हैं इसकी वैल्यू। जब उठा के पुट करेंगे तो 1 मिला है, 1 रख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। इसके बाद क्या रखा हुआ है, h। अब h की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, x इज इक्वल टू 0.1 पे पूछा है। ओके, और x नॉट की वैल्यू दी है, तो h आपका होता क्या है, h आपका होता है x1 माइनस एक्स नॉट। तो x1 आपको कितना दिया है, 0.1 दिया है, x नॉट 0 दिया है, तो ये बेसिकली आपको 0.1 मिल जाएगा। उठा के पुट कर देते हैं तो ये आपको मिल गया 0.1। ओके, 0.1 हो गया, इंटू करिए, 0.1 हो गया, इंटू करिए। अब क्या बचा, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है, 1 के बराबर आई है, तो 1 पुट कर देते हैं, प्लस का साइन लगाइए। अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर चलते हैं, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से आपको 2 ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा जिसकी वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हो, 2 निकाल चुके हो, तो पुट कर देते हैं, प्लस करिए। फिर क्या है, एच क्यूब, तो 0.1 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 मिलेगा, 3 2 6 हो जाएगा। और थर्ड डेरिवेटिव आपने कितना निकाला, ये 8 के बराबर है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 8, प्लस करिए 0.1 टू द पावर 4 यानी h टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो ये आपको मिल जाएगा 24। ओके, ये आपको 24 मिल जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 28 मिल गई है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करके आपको कैलकुलेटर से फाइनल आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके,
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हर एक टर्म को अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पर पुट कर दिया है। 1 का 1 आ गया, 0.1 का 0.1 आ गया, इसको सॉल्व करा तो 0.01 मिला, इसको सॉल्व करा है तो 1.333 इंटू 10⁻³ मिला है, और इसको जब मैंने सॉल्व करा तो 1.167 10⁻⁴ मिला है, और जब इस सारी वैल्यूज को मैंने ऐड करा तो मुझे फाइनल जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 1.11144 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आपको मेथड नंबर 1 मैंने सिखाया कि विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 1 आप कैसे सॉल्व करोगे, और ये भी दिखाया कि टेलर सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन टेलर सीरीज से नहीं आते हैं। अब इसको यहीं पर हम लोग रोक देते हैं। ओके, बेसिक सारा आपका क्लियर हो गया है, एक मेथड भी आपने पढ़ लिया है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए मेथड को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को और कौन कौन से मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर इसमें कहीं पर कुछ ना समझ आया हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा। न्यूमेरिकल मेथड एक अच्छा आपका चैप्टर है जहां पर आपको आना चाहिए ये बेसिक मेथड्स, क्योंकि आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।